हे स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट जो था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम था, और जो इंस्टेंटेनियस रेट था वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन मीन्स कुछ भी हो सकता है उसमें, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अगर प्रोडक्ट में होती है तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में भी हो सकती है। तो इन दोनों में जो भी रेट का चेंज होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। और हमारा आज का टॉपिक भी केमिकल काइनेटिक्स में से ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी है उस पर डिपेंड करता है। सेकंड होता है कि जो रिएक्टेंट का हम टेम्परेचर लेके चल रहे हैं वो कितना है, हाई, मीडियम, लो, उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस मींस एसिडिक, बेसिक, एम्फिट्रिक, कौन सा उसका नेचर है, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उनमें से उनका नेचर कौन सा है। फोर्थ, हम किसी कैटलिस्ट को उसमें बीच में ले रहे हैं, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है पूरी रिएक्शन, या फिर वो रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रही है। जो लास्ट होता है एक्सपोजर टू रेडिएशन, मींस रेडिएशन के लिए या तो फ्री छोड़ दिया जाता है उसको या फिर रेडिएशन से दूर कर लिया जाता है। जब फ्री छोड़ दिया जाता है तो इस पे भी ये डिपेंड करता है कि वो रेडिएशंस के पास जाके कैसा रिएक्ट करेगा, रेडिएशन के एक्सपोजर में आके कैसा रिएक्ट करेगा। तो ये पांचों हमारे फैक्टर्स थे जिनसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा इन्फ्लुएंस होता है। फर्स्ट वन कंसंट्रेशन, सेकेंड टेम्परेचर, नेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एक्सपोजर टू रेडिएशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर, और हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम आगे बढ़ता है, जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज़ होती है, क्योंकि रिएक्टेंट जो है टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट में बदलने लगता है। तो जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है वो हमेशा घटती जाएगी और प्रोडक्ट की हमेशा बढ़ती जाएगी। इस पूरे को हम जो डिपेंडेंस है रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन पे, हम इसको इस ग्राफ से समझ सकते हैं। जो एक तरफ होता है रिएक्शन में और दूसरी तरफ होता है प्रोडक्ट, टाइम, रिएक्शन कैसे बढ़ रही है, प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है, वो हम सारा इस ग्राफ से समझ सकते हैं। अगर हम एज्यूम करें कि जो और भी फैक्टर होते हैं कांस्टेंट होते हैं, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज़ होता है जब कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, और ऐसे ही रेट ऑफ कंसंट्रेशन जनरली इंक्रीज़ करता है जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं जब एक पीस ऑफ वुड जो होती है हम उसको जलाते हैं वो बहुत जल्दी जलेगी जब इन ऑक्सीजन होगी देन इन एयर। जब उसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वो बहुत ही जल्दी जलेगी। ये क्यों होगी? क्योंकि जो ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन होती है वो उसको जलाने के लिए और ज़्यादा मजबूर करती है। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होती है इसको हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। इसको हम रेट लॉ भी कहते हैं। रेट लॉ की डेफिनेशन भी अभी हम पढ़ेंगे। इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेट लॉ देखते हैं। रेट लॉ क्या होता है? अगर हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, A + B C + D में बदल जाता है। A का कॉफिशिएंट है स्मॉल a, B का स्मॉल b, C का स्मॉल c एंड D का स्मॉल d। जो A, B, C, D स्मॉल हैं ये सारे स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स हैं। तो जो रेट लॉ होता है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम जो रिएक्शन है रेट का उसको किसके टर्म्स में लिख सकें, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसे? विद ईच टर्म रेज टू सेम पावर, सबको रेज करते हैं सेम पावर पे, और वो क्या है, उनका जो कॉफिशिएंट है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जो उनका जो कॉफिशिएंट होता है रिएक्टिंग स्पाइसेस का, वो उसको बस बैलेंस केमिकल इक्वेशन ज़रूर बनाना होता है। हम उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं है ये ज़रूर चेक करेंगे, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अस दैट द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द स्पीसीज शुड बी सेम, बिकॉज दे कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। तो जो एक्स वाई जो होते हैं किसमें, रेट लॉ में एक्स वाई कहाँ होते हैं, रेट जो होता है हमारा प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी
ए की पावर में x जाता है, बी की पावर में y जाता है। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है हम उसको हटा के वहाँ पे स्मॉल k लिख देते हैं। रेट वुड बी इक्वल टू k स्मॉल a x कैपिटल A x कैपिटल B y। तो रेट को हम लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी के इक्वल। तो माइनस डी आर बाई डी टी किसके इक्वल होगा, के ए एक्स बी वाई। तो जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है, जो हमने जब अभी पढ़ी वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है। रेट लॉ के लिए जो हमने पढ़ी है वो सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम रिएक्शन रेट को दे सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में। अगर हमें इसको डिराइव करना है डाटा से तो इसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। इसके लिए एक मेथड ऑफ इनिशियल रिएक्शन रेट होता है जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इसको रेट लॉ को निकालने के लिए केमिकल रिएक्शन की उसको कहते हैं मेथड ऑफ इनिशियल रिएक्शन रेट। तो इनिशियल रेट मेथड क्या होता है, जो इनिशियल रेट होता है किसी भी रिएक्शन का वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। और कब डिटरमाइन किया जाता है वो, जस्ट आफ्टर द रिएक्शन बिगिनस, मतलब टाइम जब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होता है तभी के तभी हम उसको प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं कि उसका इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, उसको डिटरमाइन करना स्टार्ट करते हैं और इसी को हम इनिशियल रेट मेथड नाम देते हैं। इस मेथड से हमें एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट्स की, और चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। हम अमोनिया और नाइट्रो ऑक्साइड का एग्जांपल ले सकते हैं, उससे नाइट्रोजन बनती है और वाटर बनता है। तो जो हमें रेट निकालना होता है उसमें हम क्या लेते हैं, DNH4/dt और जो हमें कंसंट्रेशन मिलती है वो KNH4NO2। तो जो इसमें इनिशियल होती है वो होती है 0.100 और जो इनिशियल NH4 की थी 0.100, इनिशियल नाइट्रो ऑक्साइड की आएगी 0.0050 और इनिशियल रेट दोनों का जो बन जाता है वो आता है 1.35। तो उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम बाद 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद उसका टाइम को नोट किया जाता है और उसकी इनिशियल रेट निकाला जाता है दोनों तरीके से, अमोनिया के केस में भी और नाइट्रो ऑक्साइड के केस में भी, दोनों केसेस में निकाला जाता है। फिर पूरी इक्वेशन का जो है इनिशियल रेट मोल पर लीटर पर सेकंड के केस में निकाला जाता है। इसे ही हम इनिशियल रेट मेथड कहते हैं, मेथड ऑफ इनिशियल रिएक्शन रेट भी हम इसको बोल सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं रेट एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, बट जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो सिर्फ यही माना गया है, मेथड ऑफ इनिशियल रिएक्शन रेट। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। हमें काइनेटिक डाटा दिया होगा किसी रिएक्शन का, उसे हम लिख सकते हैं और हमें पूरी टेबल दी होगी, उससे हमें रेट डिफाइन करना है कि उसका रेट किस टाइम पे कितना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है हमें। तो हम ये भी न्यूमेरिकल से भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स इसकी हेल्प से इजीली हम सॉर्ट आउट निकाल सकते हैं उनको। ओके स्टूडेंट्स, अगली आप जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन और डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।